साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज पुनः हम पॉलिटी के यह जो टॉपिक संवैधानिक विकास जो चल रहा है, यह सेकंड टॉपिक हम लेकर यानी सेकंड वीडियो आपके बीच लेकर के हाजिर हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि संवैधानिक विकास के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और दोस्तों, आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो भी एक्ट आते हैं उसे हम बारीकी से जानेंगे और उससे क्या कुछ प्रश्न बनते हैं उस पर भी हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट का आने के बाद आपका 1781 ईस्वी में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसके बाद 1784 ईस्वी में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, और पुनः 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आता है। और दोस्तों, इस 20 अंतराल यानी 1793 के बाद 20 सालों के अंतराल पर आपका चार्टर अधिनियम आता है और वह 1853 तक आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो 1793 का चार्टर अधिनियम, 20 साल बाद पुनः आता है 1813 में चार्टर अधिनियम, पुनः 20 साल बाद यानी 20 वर्षों बाद आता है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, और पुनः 20 वर्षों बाद आपका आता है 1853 में चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों, आज हम इतने एक्ट के बारे में, इतने अधिनियम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं एक एक करके एक्ट में क्या कुछ दिया गया है और क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद आपका आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 ईस्वी में लाया जाता है। दोस्तों, यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्याप्त कमी रह गई थी उस कमी को दूर करने के लिए यह आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से क्या कुछ उसमें प्रावधान किया गया? तो उसमें प्रावधान किया गया कि कलकत्ता की जो सरकार है उस कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत के लिए विधि बनाने का प्रावधान दिया गया, यानी लॉ यानी कि कानून बनाने का प्राधिकार उसे दिया गया। यही था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ प्रावधान किए गए अधिनियम। अब आइए चलते हैं 1784 ईस्वी में आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है, आइए उसे समझते हैं। दोस्तों, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है इसमें सबसे बड़ा यानी विशेष ध्यान दिया गया तो दोहरे प्रशासन का। दोस्तों, इसी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में दोहरे प्रशासन की नींव रखी जाती है। दोहरे प्रशासन कहे तो दोस्तों, एक आपका व्यापारिक काम के लिए अलग आ गया और एक प्रशासनिक काम के लिए, राजनीतिक मामला के लिए अलग आ जाएगा। यही हुआ दोहरा प्रशासन। समझ गए होंगे। तो क्या हमने बताया कि ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में दोहरे प्रशासन का नींव रखा जाता है और यहां से शुरुआत होता है दोहरा प्रशासन। दोस्तों, व्यापारिक मामले के लिए जो ये आपका प्रशासन किया जाता है, व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और राजनीतिक मामलों के लिए जो प्रशासन किया जाता है, जो प्रशासित होता है, वह होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से। तो यहाँ तो समझ गए होंगे, इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाता है, स्थापना किया जाता है। आप यह समझ गए। और क्या बता दें आपको, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो पहले गवर्नर था उसका नाम यानी उसका पद बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और उस बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाला परिषद का गठन किया जाता है। समझ गए। और वह 4 गो सदस्य कौन था? तो वह तो आपको पता होगा। वह 4 सदस्य था, एक था फ्रांसिस, एक था क्लेवेरिन, एक था मॉनसन और एक था बोरवेल।
और गवर्नर जनरल, बंगाल गवर्नर जनरल पहला कौन बना था, यह भी आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ हम बता रहे थे कि यह जो उसमें जो दिया प्रावधान किया गया था 4 सदस्यों वाली परिषद, और यहाँ क्या होता है कि यहाँ उस 4 सदस्य को घटा करके 3 सदस्य कर दिया जाता है। यानी गवर्नर जनरल के परिषद में जो 4 सदस्य था, अब उसे 3 सदस्यों वाला परिषद बना दिया गया। और क्या, इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों इंग्लैंड में एक कोर्ट का स्थापना किया जाता है। दोस्तों वह कोर्ट किस लिए स्थापना किया जाता है, तो आपको बता दें कि भारत में जो भी नियुक्त अंग्रेज कर्मचारी होते थे या फिर भारत में नियुक्त जो भी अंग्रेज अधिकारी होते थे, उस पर मुकदमा चलाने के लिए ही इंग्लैंड में कोर्ट का स्थापना किया जाता है। समझ गए, ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब आते हैं दोस्तों चार्टर अधिनियम, यानी 1793 में जो चार्टर अधिनियम आएगा और इसके ठीक 20 वर्षों के अंतराल पर चार्टर अधिनियम आएगा, उसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आता है। इसमें क्या कुछ कहा जाता है, तो देखिए ये 1793 में जो चार्टर अधिनियम आता है, इसमें मुख्य है इस बात पर फोकस करना है, एक ही इसमें पॉइंट बन रहा है। वह पॉइंट क्या बन रहा है कि इस 1793 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारत में जो भी अंग्रेज कर्मचारी थे, यानी अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज कर्मचारी नियुक्त थे, उनका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा, यानी भारतीय कोष से दिया जाएगा, न कि इंग्लैंड के कोष से, भारतीय कोष से दिया जाएगा, यह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यही एक विशेषता है 1793 के चार्टर अधिनियम का। अब आते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों तो 1793 चार्टर अधिनियम हो गया, अगर 1813 चार्टर अधिनियम, इसका मतलब यह हुआ कि अब 20 वर्षों के लिए बढ़ रहा है, यानी कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें दोस्तों क्या होता है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कि भारत का जो व्यापार था चीन के साथ बना रहा, चीन के साथ कंपनी का भारत का व्यापार चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहा। और क्या, और सिर्फ एक और था एकाधिकार, किसका, चाय के लिए व्यापार, यानी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसका एकाधिकार कंपनी का बना रहा। अब बाकी बात जो भी एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया। आप यह समझ गए कि कंपनी का भारत के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वह समझे कि समाप्त कर दिया गया। केवल और केवल चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ही बना रहा, इस पर एकाधिकार बना रहा। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, इस 1813 के चार्टर अधिनियम आने से पहले जो है आम नागरिक यानी इंग्लैंड के आम नागरिकों के लिए व्यापार का रास्ता नहीं खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही दोस्तों यह 1813 का चार्टर अधिनियम आता है तो इंग्लैंड के आम नागरिकों के लिए भी भारत के साथ व्यापार करने का रास्ता खुल गया, मार्ग खुल गया, यानी कोई भी इंग्लैंड का नागरिक भारत में आकर के व्यापार कर सकता है। तो यह आपने समझ लिया कि प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खुल गया। और ये 1813 के चार्टर अधिनियम आने से पहले जो भी ईसाई होते थे या फिर ईसाई मिशनरी होते थे, जो भी होते थे, उसे भारत में आने का अनुमति नहीं था। लेकिन जैसे ही 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया, इसके बाद से ईसाई पादरी जो भी होते थे उसे आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की अनुमति मिल जाती थी। यह था भारत में आने की सुविधा मिल गई अब। तो यह आपका था 1813 का चार्टर अधिनियम। अब दोस्तों देखते हैं ठीक 20 साल बाद यानी 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था? अब तो दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी का जो भी व्यापार है, इस कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया जाए। यानी
कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। अब केवल और केवल कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन करना रह गया था। तो आप समझ गए, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और कंपनी का काम क्या क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल और केवल शासन करना रह गया। यानी ब्रिटिश सरकार जो समय समय पर एक्ट लाएगी उसके माध्यम से, उस नियम से यह भारत में शासन संचालित करेगा। यह था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। और है इसमें दोस्तों, इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसका पद यानी उसका नाम कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। दोस्तों, पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसका नाम क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ। तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों, यहाँ तो हमने देख लिया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो एक यह प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले देख लीजिए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और यही वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर पद बदल जाता है और नाम रख दिया जाता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नाम रख दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों, यही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनते हैं। अब दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया, तो आपको बता दे कि यहाँ तो अभी देख लिया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो यहां तक हमने जान लिया। अब दोस्तों, यह हमने बता दिया कि इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब दोस्तों क्या था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन आता था, यह मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर यह आता था। दोस्तों, क्या हुआ था कि धीरे धीरे चल करके आगे जो इसका अधिकार छीन लिया गया और यह दोनों प्रेसिडेंसी पर अधिकार करने का किसको मिल गया था, सुविधा मिल गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को मिल गया था। लेकिन अब यह 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया दोस्तों, इसमें यह बम्बई और मद्रास से दोनों प्रेसिडेंसी था, इन दोनों प्रेसिडेंसी को पुनः क्या वापस मिल गया, इसे वापस मिल गया, विधि बनाने का काम मिल गया वापस। पहले विधि दोनों अलग बनाता था, बीच में क्या हुआ कि वही गवर्नर जनरल बनाने लगा, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी ही यानी बंगाल गवर्नर जनरल ही विधि बनाती थी। लेकिन अब पुनः इसे अधिकार दे दिया गया क्या कि बम्बई और मद्रास का विधि निर्माण कर सकेगा या बम्बई और मद्रास का परिषद। तो यहाँ हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि विधिक परामर्श के लिए एक क्या किया जाता है कि विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य को शामिल कर लिया जाता है। यानी क्या, तो यहाँ देखिए हम देखे थे कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य वाली परिषद का गठन किया गया। इसके बाद क्या हुआ, 1784 में जाकर के हुआ कि जो 4 सदस्य था, इस 4 सदस्य को 3 सदस्य कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसमें पुनः 3 सदस्य से 4 सदस्य कर दिया गया। और इस 4 सदस्य में जो चौथा सदस्य है दोस्तों, इस चौथा सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो
यह विधि सदस्य जो है दोस्तों, यह गवर्नर जनरल जो परिषद, गवर्नर जनरल जो होगा उसकी सहायता करेगा। यानी विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल किया गया। और दोस्तों ये जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसमें एक बहुत ही हैवी चीज प्रतिबंध किया गया। वह क्या था? दास प्रथा। दोस्तों दास प्रथा जो प्रचलन में था, वह दास प्रथा के, यह तो बंद तो नहीं किया गया, समझिए कि बंद तो किया गया, उन्मूलन किया गया 1843 में जाकर के, अभी नहीं किया गया। अभी क्या किया गया कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से एक लॉ लाया गया, यानी कानून लाया गया। वह कानून था दास प्रथा के विरुद्ध, दास प्रथा के विरुद्ध कानून था, यानी दास प्रथा विरुद्ध विधि लाया गया और यानी घोषित किया गया। और उन्मूलन कब किया गया? 1843 में। अब दोस्तों और बता दे कि इसी एक्ट के माध्यम से, यानी इसी अधिनियम चार्टर एक्ट के माध्यम से धारा 87 समाप्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों धारा 87 जो है समाप्त कर दिया जाता है। यह धारा 87 क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये धारा 87 जो है, वह धारा 87 क्या बताता है कि कंपनी के अधीन जो पद धारण के लिए किसी व्यक्ति को, यानी कंपनी के अधीन जो भी पद मिलता था, उस पद को धारण के लिए पहले रंग, धर्म, यह सब देखा जाता था। लेकिन जैसे ही 1833 का चार्टर अधिनियम आया, तो कंपनी का जो भी पद होता था, यदि उस पद पर कोई आसीन होना चाहता है, वह पद धारण करना चाहता है, तो अब उसे न तो धर्म, न तो जन्म स्थान, न ही मूल स्थान, न ही मूल वंश, न ही रंग, यह सब कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत यह आता था। और क्या दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था, गवर्नर जनरल परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिल गया। राजस्व मतलब क्या? टैक्स, यानी कर। तो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, यानी 4 सदस्यों वाला परिषद था, यह सब मिलाकर परिषद का निर्माण करता था। तो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, उस परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिल गया। अब एक और बात हम बता दें कि इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का प्रावधान किया गया। यानी गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण यानी पूरे देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। और इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। और क्या, इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत एक विधि आयोग का भी गठन किया जाता है। दोस्तों विधि आयोग का गठन कब किया जाता है? तो विधि आयोग का गठन किया जाता है 1834 में। तो दोस्तों ये प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ हमने समझ लिया यह 1833 का चार्टर अधिनियम। अब 20 साल बाद पुनः आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। अब समझिए 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कुछ कहता है। सबसे पहले तो दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम आया, हमने बताया क्या कि कंपनी का जो भी पद होता था धीरे धीरे उस पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले था क्या, रंग, धर्म या जन्म स्थान, मूल स्थान, यह सारा चीज देखता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो समाप्त कर रहा है। तो यहाँ 1853 में आकर के क्या हुआ कि जो भी पद था नामजदगी के आधार पर नहीं होता था। मतलब ये नहीं कि जो नाम मतलब वहां दे दिए उसके आधार पर होगा, ऐसा नहीं। अब यह सिस्टम लाया गया कि अब जो भी पद महत्वपूर्ण पद होगा वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। यानी जो प्रतियोगिता परीक्षा को फेस करेगा उसे यह पद मिलेगा। तो 1853 के चार्टर अधिनियम में सेवाओं में जो नामजदगी सिद्धांत था उसे समाप्त कर दिया गया और महत्वपूर्ण पद जो होता था प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उस पद को भरा जाता था। दोस्तों 1854 में इसी के मद्देनजर देखते हुए 1854 में एक समिति का गठन किया गया। वह समिति था मैकाले समिति।
तो 1854 में मैकाले समिति का नियुक्ति किया गया। अब दोस्तों इसी 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद जो होता है, गवर्नर जनरल परिषद का विधायी और प्रशासनिक, विधायी और प्रशासनिक ये दोनों कार्य अलग अलग कर दिया जाता है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद में जो विधायी और प्रशासनिक के दोनों कार्य होता था उसे अब अलग कर दिया गया और परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिसे विधान परिषद कहते हैं। पहले तो 4 परिषद था, लेकिन अब एक 6 अलग से पार्षद जोड़ दिया गया जिसे विधान परिषद कहा गया। तो आप यह समझ गए होंगे दोस्तों, हमने भारत का संवैधानिक विकास के बारे में आज दूसरा हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें समझ गए होंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद चार्टर अधिनियम, ये सभी चार्टर अधिनियम, चाहे वो 1793 चार्टर अधिनियम हो, 1813 का चार्टर अधिनियम हो, 1833 का चार्टर अधिनियम हो या फिर 1853 का चार्टर अधिनियम हो, यह आपने समझ लिया। दोस्तों इस प्रकार से कल का वीडियो और आज का वीडियो मिला करके जितना भी अधिनियम हमने बताया, यह सभी अधिनियम जो है किसके तहत आता है? कंपनी के तहत आता है। यानी 1773 से लेकर के 1753 बोले, यह घिंचा जाएगा कहाँ तक? सॉरी 1773 से लेकर के 1853 तक, यह कहाँ खींचा जाएगा? 1858 तक चला जाएगा। तो 1773 से लेकर के 1858 तक यह कंपनी का शासन चलता है। दोस्तों इसके बाद आपका आएगा 1858 से 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा। तो अब 1858 से लेकर के 1947 तक जो शासन चलेगा वह ब्रिटिश ताज का यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने कंपनी के शासन, कंपनी का जो शासन चलता है, इसमें समय समय पर जो कंपनी पर अधिकार मतलब अंकुश लगाने के लिए जो भी समय समय पर एक्ट लाया गया उसे आपने देखने का प्रयास किया। अब हम ब्रिटिश ताज के तहत जो भी ब्रिटिश संसद ही देता है वैसे एक्ट, ब्रिटिश ताज का जो शासन चलता है उसमें कौन कौन सा एक्ट आता है उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। 1857 से लेकर के 1947 तक देखेंगे। तो दोस्तों आप इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और हम आपके बीच इसी तरह नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे पुनः हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।